बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस आजकल कुछ मौसम और कुछ चीज़ें एक साथ मिल गई हैं, तबीयत थोड़ी सी चलती रहती है। अच्छा बेटा, मुझे एक स्टूडेंट ने स्पेशली कहा है कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, गैसेस एक्सचेंज इन मैन डिस्कस करें। आज इसको हम डिस्कस करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। फर्स्टली, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन हम बेसिकली कहते किसे हैं बेटा? रेस्पिरेशन इज नॉट ओनली ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कंप्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट प्रोसेसेस. 3 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर. वो डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं बेटा? उसमें नंबर 1 है दैट इज गैसियस एक्सचेंज, जो आज हमें डिस्कस करना है. उसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, उसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं. नंबर 2 जो हमारे पास प्रोसेस है विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू द डेस्टिनेशन विच इज सेल. कि हम टिश्यू तक, सेल तक, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करें और उसे ट्रांसपोर्ट कर दें. और नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो बेटा ये 3 मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि रेस्पिरेशन कंप्राइज करता है. सो नंबर 1 इज गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन. नंबर 2 इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड नंबर 3 इज ग्लाइकोलिसिस. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. तो फर्स्टली बेटा इसकी हम एनाटमी देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं बेटा? तो इसमें याद रखिएगा, अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो बेटा इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा दैट इज नेजल कैविटी. नेजल कैविटी, ठीक है बेटा. तो फर्स्ट इसमें आता है दैट इज टर्म्ड एज नोज. नोज को बेटा हम 2 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज एक्सटर्नल नोज, another is internal nose. External nose is formed by cartilage. वो बेसिकली किसका बना होगा बेटा? वो कार्टिलेज का बना होगा. और इंटरनल नोज जो होगा इट इज फॉर्म बाय बोन. ठीक है. नोज में नेचर ने कौन कौन से कंपोनेंट्स रखे? इसमें सबसे पहले मौजूद है बेटा म्यूकस सिक्रीटिंग cells. Number 1 is mucus secreting cells. Number 2 is hairs. ये 2 मेजर इसमें कंपोनेंट्स आते हैं. म्यूकस सिक्रीटिंग का बेनिफिट क्या है बेटा? किसी भी किस्म का डस्ट पार्टिकल होगा ये उसको एडहेयर कर लेगा. एडहेरेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एयर्स? ये क्या करता है बेटा? ये एयर को हीट प्रोवाइड करता है. यानी अगर कोल्ड एयर है तो उसको ये वार्म अप करता है. क्या करेगा? इट वार्म्स एयर एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स विच आर मेनली डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई. देखिए हमने बात की इस नोज, ये जो आपके सामने मूवेबल है दैट इज कार्टिलेज. फिर इसके बाद ये बोनी जिस पे मैंने ये ग्लासेस रखे हुए हैं, दैट पॉइंट ये बोनी पार्ट होता है बेटा. यहाँ से हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अ कॉमन पाथवे दैट इज टर्म्ड एज फेरिंग्स. ये माउथ के साथ ये कॉमन एक पाथवे में चला जाएगा. दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर. This is second structure which is termed as
इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे बेटा फेरिंग्स का। तो फर्स्ट हमारे पास कंपोनेंट होगा नोज, सेकंड हमारे पास कंपोनेंट होता है विच इज टर्म्ड एज फेरिंग्स। ठीक है, सो क्या नाम देंगे, फेरिंग्स का। अच्छा, फेरिंग्स क्या है बेटा, फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन पाथवे है फॉर द एंट्री ऑफ एयर एंड फूड। एयर और फूड की एंट्री के लिए कॉमन पाथवे। यहां पर बेटा अब स्टार्ट होती है बाइफर्केशन। बाइफर्केशन कैसे होगी बेटा, एक पॉइंट पर आने के बाद ये दो ट्यूब्स में ब्रेक हो जाता है। ओके बेटा, तो ये अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। इस रीजन को हम कहते हैं ग्लॉटिस। दिस इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर नेचर ने एक लिड रखा है एंड दैट लिड इज टर्म्ड एज एपिग्लॉटिस। जब भी हम फूड को इनगल्फ करते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है और फूड बैक साइड पर, ये जो बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं फूड पाइप, ये इसमें चला जाता है। और जो फ्रंट पर है बेटा दैट इज एयर पाइप, और इस एयर पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया। इस ट्रैकिया और इस ग्लॉटिस के साथ यहां पर नेचर ने एक रीजन रखा है बेटा एंड दैट रीजन इज टर्म्ड एज, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको मैं देता हूं नंबर 3, दैट इज लैरिंग्स। नंबर 3 पे क्या मौजूद है बेटा, लैरिंग्स। लैरिंग्स बेसिकली बेटा इट्स अ साउंड बॉक्स। ये साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे नेचर ने वोकल कॉर्ड्स रखे हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर 4 पर हम यहाँ पर रखेंगे दैट इज एयर पाइप विच इज टर्म्ड एज ट्रैकिया। ट्रैकिया या इसको कहते हैं एयर पाइप। ठीक है बेटा, तो ये फिर एंटर हो जाएगा एक रीजन में। यहाँ से ट्रैकिया कंटिन्यू होता है। ट्रैकिया एक पॉइंट पर आने के बाद जिसको हम कहते हैं कैरिना, सेंटर। सेंटर पे आने के बाद फिर ये बाइफर्केट होता है इस तरह से दो रीजन्स में। ठीक है बेटा, अगर आप गौर करें तो मैंने ये जो दो पाइप्स बनाए, ये दो पाइप्स बेसिकली क्या हैं, इसको हम देते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 पर बेटा मौजूद है, याद रखिएगा, दैट इज ब्रोंकाई। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये दो ब्रोंकाई हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट वाला जो ब्रोंकाई वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और जो राइट वाला ब्रोंकाई है वो टिल्ट होता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के वो लेफ़्ट साइड पर होते हैं, लेफ़्ट लंग पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लंग्स बनाएं तो वो कुछ बनेंगे इस तरह से। अच्छा, लेफ़्ट जो होता है बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर हार्ट की वजह से गैप होता है, इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। और जो राइट साइड पर है वो इस तरह से मौजूद होगा। ठीक है, ड्राइंग का वही मसला है बेटा, अगर समझना है तो बताइएगा। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ज़रा क्लियर हो जाए। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर मैं रेड से बना देता हूँ, दिस इज़ हार्ट। ये रीजन हार्ट के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच विच लाई एट द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड पर होता है, इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है। अच्छा, अब ब्रोंकाई, एक आपका एमसीक्यू यहाँ पर बेटा याद रखिएगा, लंग्स में ट्रैकिया एंटर होगा? नो। लंग्स में लैरिंग्स होगा? नो। लंग्स में क्या चीज़ एंटर हो रही है? दैट इज ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई एंटर होगा लंग्स में, राइट और लेफ्ट लंग में। तो नेचर ने ये पेयर ऑफ लंग्स रखे हैं। इन पेयर ऑफ लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए नेचर ने क्या रखा है? फ्रंट पर रखा है पूरा रिब केज, सेंटर में प्लेस की है स्टर्नम को, बैक साइड से सपोर्ट किया है इस रिब केज के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम ने।
अगर आपको याद हो जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर, तो मैंने आपसे कहा था, थोड़ा सा रिकॉल करें, ये फ्रंट पर मैं बनाता हूँ स्टर्नम ऐसे, ठीक है, और ये ब्लू जो है बेटा दिस इज़ वर्टिब्रल कॉलम। अगर इसे आप गौर से देखें तो ये मेरी फिंगर्स आपको नज़र आएंगी, ये फिंगर्स मेरी हैं बेसिकली रिब्स, ठीक है, लाइक दिस, और ये जो बैक साइड पर ब्लू मार्कर है दैट इज टर्म्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, फ्रंट पर स्टर्नम रेड। ये इस तरह से होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है, ये बैक साइड से अपर साइड यानी थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। अगर हम इसे इस तरह से लेटरल व्यू देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे, तो थोरैसिक केज आपको नज़र आएगा ऐसे टिल्टेड, इस तरह से। ये स्टर्नम है, ठीक है, बैक साइड पर बेटा ये वर्टिब्रल कॉलम है, और यहाँ पर ये मौजूद होती हैं रिब्स, इस तरह से ये यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, एयर को भरते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं, जो कि इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं, वो इस रिब केज को अपर साइड पर लिफ्ट करते हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बीच में मौजूद होता है एक मसल जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, विच इज़ अ पार्टीशन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये जो हमारा पूरा ट्रंक है जिसमें थोरैक्स और एब्डोमेन आता है, इसको मार्क करता है, इसको पार्टीशनाइज करता है डायफ्राम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये इस तरह से मौजूद है। इसको जब हम एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं, पहले हम इसे कंप्लीट करें जो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद हैं। अच्छा, अब ये ब्रोंकाई जो है बेटा ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा इनटू ब्रोंक्यूल्स, ये इस तरह से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 6 पर होगा ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल जो है बेटा, इसको याद रखिएगा, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन से, मैं इसको रेड से बना रहा हूँ ताकि क्लैरिफाई हो। प्राइमरी ब्रोंक्यूल ये आपके सामने मौजूद है, वो डिवाइड होगा इनटू सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड होगा इनटू टर्शरी ब्रोंक्यूल, और टर्शरी ब्रोंक्यूल बेटा याद रखिएगा ये एक सैक लाइक सेल में डिवाइड जाकर एंड होता है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या, अल्वियोलाई। तो ब्रोंक्यूल्स को कैसे डिवाइड किया, नंबर 1 इज प्राइमरी, प्राइमरी कंटिन्यू हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी कंटिन्यू हुआ टर्शरी में, और जो ये लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास नंबर 7, ये 7th वन पे हमारे पास मौजूद है बेटा, दैट इज अल्वियोलाई। आपका एक और एमसीक्यू बेटा यहाँ याद रखिएगा। नेचर ने जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाया दैट कम्स फ्रॉम नेजल अपर्चर अप टू द एंड ऑफ अल्वियोलाई। इसमें कौन सा रीजन है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो बेटा याद रखिएगा गैसियस एक्सचेंज होता है सिर्फ अल्वियोलाई में, बाकी सब का सब डेड स्पेसेस कहलाते हैं। ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर कभी भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। गैसियस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ होगा किसमें, अल्वियोलाई में, तो इसको याद रखिएगा। सो इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ये बहुत थिन लेयर्ड होती है बेटा, इसके चारों तरफ ब्लड सप्लाई बहुत हाई होती है, बहुत सारी ब्लड वेजल्स में कैपिलरीज मौजूद हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने एक ट्री मौजूद है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। क्या नाम देते हैं, ब्रोंकियल ट्री। ये पूरा एक ब्रोंकाई और ये सारा इस तरह से डिवाइड होगा। क्लियर है बेटा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी, यानी इसको हम मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। ये हमने एक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पढ़ी है। ये सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा है, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम बात करते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग की। एक्सलेशन कैसे होती है, इनहेलेशन कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक और पॉइंट में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ ताकि आगे फिर हमें आसानी रहे। वो ये कि बेटा ये जो अल्विलाई हैं, नेचर ने इन अल्विलाइज के अंदर एक लिक्विड रखा है, एक फ्लूइड रखा है, और इस फ्लूइड को बेटा नाम देते हैं
सरफेक्टेंट का। ठीक है, क्या नाम देते हैं? सरफेक्टेंट का। अच्छा, यहीं पे मैं आपको कुछ बातें वर्बली समझाता हूँ, उन बातों को ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा, नेचर ने जितने भी हमारे पाइप सिस्टम्स बनाए हैं, एक नेचुरल फिनोमेना है। आपने देखा अक्सर बच्चे जो है वो यूज़ करते हैं जूस, तो उनकी एक आदत होती है जब ख़त्म होता है तो उसको आखिर में खींचते हैं, तो वो जैसे ही सक करते हैं जूस चिपक जाता है, वो आपस में कोलैप्स कर जाता है, मिल जाता है। नेचर ने हमारे जितना पाइप सिस्टम है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, अगर हम इसको एयर को सारा सक करें तो इसको भी कोलैप्स करना चाहिए। तो क्या होता है बेटा, नेचर ने इन सब में जहाँ जहाँ पाइप सिस्टम है, उन पाइप सिस्टम में क्या रखा है बेटा? उन पाइप सिस्टम में रखा है कार्टिलेज। ठीक है, क्या रखा है बेटा? कार्टिलेज। स्पेशली हम कार्टिलेज पढ़ते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक बड़ा पाइप है, इसमें सी शेप कार्टिलेज होता है। सी शेप कैसे होता है बेटा? सी शेप यानी इस तरह से हम इसको बना दें। अच्छा, ये जो आपके सामने सी बना है, ये सी बना होता है ऐसे, यानी यूं, ये सी शेप, यानी फ्रंट पर हार्ड होगा, बैक साइड से ही कार्टिलेज डेफिशिएंट होता है। रीज़न, बैक साइड पर मौजूद है फूड पाइप। जब हम स्वॉलो करते हैं तो वो जो बोलस बनता है, अगर वहाँ पे भी कार्टिलेज होता तो बोलस फिर कंप्रेस करता, उसे प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो नेचर ने उस कार्टिलेज को बैक साइड से डेफिशिएंट रखा है ताकि इजीली फूड को आप इनगल्फ कर सकें, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता और उससे नुकसान हो जाता। ठीक है बेटा, तो यहाँ लास्ट में हमारे पास बचता है अल्वियोलाई, दैट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा याद रखिएगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स अ बलून लाइक। जब आप इसमें से एयर को डिफ्लेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये कोलैप्स हो सकता है, लेकिन कोलैप्स क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट, दैट इज PiP2। इट इज़ अ केमिकल फार्मूला, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बेटा इसमें सरफेक्टेंट मौजूद होता है, PiP2। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। ओके, तो ये सरफेक्टेंट प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ अल्वियोलाई। ठीक है बेटा। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी और एनाटमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की मॉर्फोलॉजी थी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग पर। अब बेटा हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, या जिसको हम गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, इट कंप्राइजेज ऑफ टू डिफरेंट मैकेनिज़म्स। वन इज टर्म्ड एज इनहेलेशन, जिसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। अनदर इज एक्सहेलेशन, जिसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये दो प्रोसेसेस होते हैं। याद रखिएगा कि इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों कहते हैं बेटा इसे एक्टिव प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक्सहेलेशन में याद रखिएगा इट्स अ पैसिव प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर मसल्स कौन से इन्वॉल्व होंगे इस तमाम के तमाम प्रोसेस में? तो बेटा याद रखिएगा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल आता है बेटा, उसका नाम है एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल, बल्कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल हमारे पास मौजूद होता है, दैट इज डायाफ्राम। डायाफ्राम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्पायरेटरी मसल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्पायरेटरी मसल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था बेटा, ये स्पेस प्रोवाइड करता है बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, उसके दरमियान में एक गैप लेकर आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डायफ्राम के अलावा बेटा और इसमें कौन से मसल्स आते हैं? एक आता है स्केलेनी,
एक आता है बेटा स्टर्नोक्लैडोमैस्टॉइड मसल। याद रखिएगा बेटा, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो थोड़ी देर पहले मैंने फिंगर्स के थ्रू बनाया था, नेचर ने जो हमारा रेस्पिरेटरी और थोरैसिक केज रखा है वो टिल्ट रखा है, ऐसे इंक्लाइन रखा है। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं लोअर साइड से डायफ्राम उसे ऊपर पुश करेगा रेस्पिरेटरी केज को, क्योंकि देखें अगर हम इसको गौर करें, ये हमारा डायफ्राम है और ये मेरा ये वाला जो राइट हैंड है ये इसके ऊपर ऐसे मौजूद है थोरैसिक केज। जब ये स्ट्रेट होगा तो ये थोरैसिक केज को ऊपर, यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पुश करता है अपर साइड पर थोरैसिक केज को, ठीक है। यही वजह है डायफ्राम को प्रोवाइड करती है नर्व सप्लाई वेगस नर्व विच इज 10th cranial नर्व। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, पीएच कम हो जाए, एसिडिटी हो जाए तो क्या नुकसान होता है बेटा? डायफ्राम एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है तो फिर क्या होता है? हिकफ, हम हिचकियाँ लेते हैं, तो हमारा थोरैसिक केज ऐसे जम करता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा ये स्टर्नम ये इसकी ओरिजिन है बेटा। स्टर्नम क्लैडोक्लाविकल मैस्टॉइड ये ईयर के बैक पर होता है। ये पूरा अगर इसको टाइट करें, दिस इज स्टर्नोक्लैडोमैस्टॉइड मसल, ये थोरैसिक केज को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। स्केलेनी बड़ा मज़ेदार मसल है। स्केलेनी बेचारा नाम नेहाद मसल है जो इसमें हेल्प कर रहा होता है। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी ये समझता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। इसके अलावा बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होते हैं? अगर हम रिब्स बनाएं तो रिब्स के दरमियान में, ये मैं ब्लू से बेटा लाइन बना रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मौजूद होते हैं। दीज आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल, इंटर इन बिटवीन, कॉस्टल कहते हैं रिब को, रिब्स के दरमियान ये मसल्स होते हैं। ठीक है बेटा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल के लिए याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द स्टर्नम, लाइक दिस, अवे फ्रॉम द स्टर्नम। इंटरनल इंटरकॉस्टल की होगी टूवर्ड्स स्टर्नम। इंटरनल इंटरकॉस्टल का काम क्या है बेटा? वो एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का काम क्या है बेटा? वो इनहेलेशन इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही मसल है और वो मसल, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा फिर वही बात, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। तो ये थोरैसिक डायामीटर जो होता है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो जो हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर है ये ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि हमारा जो केज है वो टिल्ट था, वो स्ट्रेट हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, गौर कीजिएगा, ये है वर्टिब्रल कॉलम, रिब, स्टर्नम, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से मौजूद है। ठीक, यहाँ से हम ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ये स्पेस है। जब हम इनहेल करते हैं तो कंडीशन होती है कुछ ऐसे, इस तरह से। तो अब आप देखें स्पेस, अब आपको समझ आएगा कि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर ब्रॉड हो जाता है। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। तो इनहेलेशन में जो थोरैसिक का एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर है ये ब्रॉड हो जाएगा और एक्सलेशन में नॉर्मल रहेगा, वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव प्रेशर रखा है, हमारे लंग्स में रखा है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का बेनिफिट क्या होता है? एयर जैसी एक्सेल होती है, अंदर सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और एयर खुद ब खुद अंदर चला जाता है। क्या आपको सांस लेते हुए पता चलता है कि आप सांस ले रहे हैं? कभी भी नहीं, आपको एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये इनवॉलंटरी है बेटा। ठीक है, इट इज़ इनवॉलंटरी इन नेचर। तो ये नेचुरली काम करता है। इसमें कौन कौन सी एयर शामिल हैं बेटा? एयर्स में याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एयर है इनहेलेशन के लिए, वो सबसे ज़्यादा वो है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन बेसिक हमारे पास गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन होती है अप्रॉक्सीमेटली 78%, ऑक्सीजन होती है तकरीबन 21%,
अप्रॉक्सीमेटली 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। जबकि जो एक्सलेशन है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को देखते हैं बेटा। नाइट्रोजन एज इट इज रहती है क्योंकि इसका गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही एंटर होती है वैसी ही बाहर आ जाती है। O2 बेटा एक्सलेशन में 16% होती है, 5% एब्जॉर्ब रहती है, 5% एब्जॉर्ब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6% एक्सहेल होती है, ठीक है बेटा। तो ये है गैसेस कि कौन कौन सी गैसेस इनहेल होती हैं, कितना परसेंट है, कौन सी गैसेस एक्सहेल होती है और इसका कितना परसेंट है, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ आई। ब्रेन का वो कौन सा कंपोनेंट है जो ये सारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा बेटा? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम देते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? हमारी बॉडी के अंदर दो ऐसी न्यूरोसेंसिटिव बॉडीज़ हैं। एक कैरोटिड बॉडी जो कि बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी पर होती है, दूसरा आर्च ऑफ एओर्टा पे मौजूद होता है। तो दो बॉडीज़ होती हैं जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को इन्फॉर्म करती हैं। वन इज़ एओर्टिक बॉडी और दूसरी कहलाती है बेटा कैरोटिड बॉडी। अगर बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाए, तो इन बॉडीज़ का काम क्या है? इनके पास मौजूद होते हैं बैरोरिसेप्टर्स जो फौरी तौर पर बताते हैं, ठीक है बेटा, इस चेंज को। या बॉडी के अंदर कभी हाइड्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो जाए, एसिडिटी हो जाए, या हाइड्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाए, बेसिसिटी हो जाए, तो ये फौरी तौर पे बताते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है बेटा। तो ये याद रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये तमाम के तमाम हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एक और बात बेटा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की कैविटीज़ रखी हैं। वन इज़ पेरिकार्डियल, another is peritoneal and third one is pleural cavity। हम सीलियोमेट्स हैं। सीलियोमेट्स में 3 तरह की कैविटीज़ होती हैं, वो मैं मिस कर गया उसमें, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। लंग्स के ऊपर जो कवर नेचर ने बनाया है उसे कवर को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का काम क्या है? नेचर ने लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में रखा है फ्लूइड। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के फ्रंट पर मौजूद है रिब केज, तो वो अगर लंग्स डायरेक्टली रिब केज से टकराएंगे तो डैमेज हो सकता है। नेचर ने क्या किया? उसके दरमियान रख दिया फ्लूइड, ताकि जब आप एक्सपेंड करें लंग्स को, एयर इन्फ्लेट करें, तो वो डैमेज ना हो। पेरिकार्डियल कैविटी कहाँ होती है बेटा? अराउंड द हार्ट। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ होती है? अराउंड द विसरास, लिवर, नंबर 1, ठीक है। ओमेंटम्स जो कि हमारे इंटेस्टीन के चारों तरफ हैं। किडनी के ऊपर आपने पढ़ा था पेरिटोनियल कैविटी, अगर आप रिकॉल करें। तो इस तरह से नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ये 3 कैविटीज़ बनी हैं। उनमें से एक कैविटी अराउंड होती है, एक पूरी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स के अराउंड मौजूद है। और इसका काम क्या है बेटा? ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, काइंडली मुझे ज़रूर मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कोई कमेंट करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बेटा।